सकता है और टकरा सकते हैं। लेकिन टकराने की संभावनाएँ बहुत कम इसलिए होती हैं कि जिस तरह हम पानी में जी एक सर। पत्थर अगर फेंकें और पत्थर जो है सीधा पानी में चला जाएगा, हुँ। उसी तरह वायुमंडल जो धरती का चारों तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक आवरण, एक जैसे हमारे शरीर में त्वचा है, इस तरह का काम करती है। ये किसी सीधे आक्रमण को अंदर नहीं आने देती है। अगर पानी पर पत्थर फेंकें और पानी की सतह के समानांतर फेंकें, तो वो पत्थर जो है उछाल खाता हुआ चला जाएगा, सीधा प्रवेश नहीं करेगा। यही हालत इन एस्टेरॉइड्स की है। वायुमंडल के अगर ये बराबर आएँगे, धरती गोल है, वायुमंडल भी गोल है, अगर वो उससे पैरेलल चले आएँगे, तो उछलकर दूर चले जाएँगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण आ सकते हैं और वायुमंडल का जो प्रभाव है, उससे उनकी गति इतनी अधिक है, 25,000 किलोमीटर की रफ्तार से अगर आएगा कोई चीज़, तो उसमें घर्षण इतना अधिक होगा, ठीक है उस सर। फ्रिक्शन के कारण उसका तापमान बढ़ जाएगा। ज़्यादातर ऐसे एस्टेरॉइड जो हैं जल जाते हैं, उनको हम समझ उल्का गया। पिंड कहते हैं। ठीक है, मैं वीएन झा सर का भी रुख करता हूँ। झा सर, सवाल ये है, जैसा कि समझाया डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने और हमारे तमाम दर्शक भी बखूबी समझ गए होंगे कि हमारे प्लैनेट में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कई वर्ष पुराना है और वो लगातार जब घूम रहा होता है तो उसको हम ट्रेस करते हैं। अब बड़ा सवाल सर यहाँ पर ये है, जो एक कॉमन क्यूरियोसिटी किसी भी बच्चे के मन में या किसी भी दर्शक के मन में हो सकती है कि आखिर जिस तरीके से हमारा अर्थ गोल गोल घूमता है प्लैनेट में, क्या ये एस्ट्रॉइड्स की भी मूवमेंट उसी तरीके से होती है? और किस तरीके से इसे ट्रेस किया जाता है? सर ने बताया कि जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं उनको ट्रेस किया जाता है। इसरो के जो प्रमुख है वीएस सोमनाथ, उन्होंने भी बताया कि हमने इसके लिए बकायदा एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रखा है। तो इसको लेकर थोड़ा आप समझाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो अभी श्रीवास्तव जी ने बताया, बहुत कुछ उन्होंने बताया, लेकिन मैं आम भाषा में जी। जो जो आपके पब्लिक समझ सकें, जी। इसके लिए मैं कहूँगा कि जो एस्टेरॉयड का ओरिजिन है, हम्म। वो वही जैसे उन्होंने बताया, जब जब टक्कर हुआ था, जब जब सूर्य जब बना था, सूर्य के साथ में मरकरी, वेनस, अर्थ, सारे जो ग्रह हैं वो बने थे। हम्म। तो उसी में डस्ट जो हैं कुछ भी वो बने थे, और वो डस्ट एसेंशियली 2 जगह पे हैं। हम्म। एक तो मार्स के ऊपर, मार्स के आगे, और जुपिटर के पहले, हम्म। बृहस्पति ग्रह के पहले, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ये जो जो मार्स के जो आगे में है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। इसमें अ, अनेक साइज के जो एस्टेरॉयड हैं वो हैं, आपको अधिक से अधिक इसमें यूजुअली 1 फुटबॉल फील्ड या 1.5 फुटबॉल फील्ड के कहते हैं। तो वो ये एस्टेरॉयड बेल्ट में है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि बड़े एस्टेरॉयड भी इसमें हों। लेकिन जो जो सूर्य जो हमारा सौर मंडल है, उसके अंत में जो एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट, उसमें धरती के साइज के, जैसे अभी श्रीवास्तव जी बता रहे थे, धरती तक के साइज के जो 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 पोर्शंस हैं, वो वहां पे बहुत सारे हैं। और यही एक चीज है जो अगर आप एक जो बिलियर्ड्स बोर्ड होता है उसकी कल्पना कीजिए। अगर आप वो बिलियर्ड में एक को हिट कीजिए, तो हम्म। बहुत सारे बिलियर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। यस, यस। तो यही आप कल्पना कीजिए कि कुइपर बेल्ट में अगर बहुत बड़ा कोई जो जो भटकता हुआ, चाहे प्लैनेट है, चाहे बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है, वो आके अगर हिट करता है, तो उसमें से वो बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स हैं वो फिर आगे निकल पड़ते हैं। हम्म। और वो जब आगे निकलते हैं, तो जितने हमारे ग्रह हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण के और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के चलते उसका उसकी एक परिधि बनती है। वो परिधि छोटी होगी या बड़ी होगी, वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस तरह के जो वॉन्डरिंग एस्टेरॉयड हैं, कुछ तो सौरमंडल के अंदर के ही हैं और कुछ बाहर के भी प्लैनेट से वो आते हैं। तो वो कितने होंगे, वो अभी बताया इन्होंने, एक अनुमान है कि इतने एस्टेरॉइड्स होंगे। और ज्यादातर जो एस्टेरॉइड्स हैं, वो जब प्लैनेट के बिल्कुल नजदीक से गुजरते हैं, तो खतरा होता है कि क्या प्लैनेट उसको अपनी तरफ खींच लेगा। आज के दिन में जो जुपिटर है, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो पृथ्वी के लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। तो जुपिटर उसको अपनी तरफ में खींच सकता है, और दूसरा जो है अर्थ, जिसकी गुरुत्वाकर्षण 1 जी हम लोग बोलते हैं,
उतनी है, उसके भी ये जो चांसेस हैं, जैसे आपने बताया कि जब ये एस्टेरॉयड ये जो सन सिंक्रोनस जो जो ऑर्बिट हैं, या जो जो हमारे ऐसे ऑर्बिट में जिसमें के जो कुछ उपग्रह जो हैं वो हुँ, प्लेस किए गए हैं, जो कि धरती के साथ में उसी साइड में घूमते हैं, तो उससे टकराने की नौबत आ सकती है। तो सबसे ऊपर जो हमारा ऑर्बिट है, वो और मीडियम ऑर्बिट, इसमें डेंजर हो सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर बहुत नज़दीक आ गया, अगर धरती से टकराया, तो फिर तो जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स वगैरह हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो भी हुँ, टकरा सकती हैं, और अगर धरती से आके टकराया, तो विनाश हो सकता है। लेकिन इसमें एक कैच है। धरती के पास में एक जैकेट है, एक एक जो आवरण कहते हैं कि जो जो प्रतिरोधक आवरण है, वो वायुमंडल है। हुँ, और वो वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड करता है। तो जैसे ये एस्टेरॉइड्स धरती की तरफ में आएँगे, हुँ, वायुमंडल से टकराएँगे, उसकी गति धीरे-धीरे क्षीण होती जाएगी, और जब वायुमंडल में वो एंटर करेंगे, तो फिर वो जलना शुरू हो जाता है, उसका ब्रेक शुरू हो जाता है, और वो हुँ, बहुत सारी उल्कापिंड जो आप देखते हैं कि कभी बहुत सारे आते हैं, तो उस तरह से जलते हुए वो धीरे-धीरे गति उसकी कम होती जाती है, और आके धरती पे टकरा सकती है। कहाँ ठीक है, टकराएगी? वो डिपेंड करेगा उस दिन में, कि उस दिन में धरती की पोजीशन क्या है और ठीक है। एस्टेरॉयड की पोजीशन क्या है। ठीक है। डॉक्टर राम, अगर हम स्पेसिफिकली इस एपोफिस एस्ट्रॉइड की बात करें, तो बताया ये जा रहा है कि ये 3 फुटबॉल स्टेडियम के साइज जितना बड़ा है, और इसका जो इम्पैक्ट है, अगर ये धरती के पास से भी बहुत गुजरता है, तो वो बहुत विनाशकारी हो सकता है। इस एस्ट्रॉइड के बारे में पिन पॉइंटेड अगर लोगों को मुझे समझाना हो कि आखिर इससे क्या नुकसान हो सकता है, और आखिर ये कितना जो है वो धरती के लिए विनाशकारी हो सकता है, अगर ये टकराता भी नहीं है, आसपास से भी गुजरता है, तो वो क्या होगा? कि इससे एनर्जी रिलीज होगी कांटेक्ट की, जितनी कि 20 एटम बम को फोड़ने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे निश्चित रूप से धरती में कंपन हो जाएंगे, भूकंप हुँ, आ जाएंगे अगर टकराएगा तो। हुँ, और टकरा तो निश्चित रूप से समुद्र में गिरेगा तो पानी कितना ऊपर उछल जाएगा अंदाज लगा सकते हैं हम। ना केवल इतना, धरती पर अगर किसी हिस्से में गिरा तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देगा, वहां की धूल आसमान में उड़ती चली जाएगी, और वो धूल जो है वायुमंडल में फैल जाएगी आयनोस्फीयर तक। रहा सवाल ये कि ये सीधा तो कभी टकराएगा नहीं, किसी एंगल से प्रवेश करेगा, अगर करेगा तो। लेकिन हमारी नज़र उस पर है। आज हमारा विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, अगर वो अपने रास्ते से भटक कर और सीधा धरती पर आ रहा है, तो पहली चीज़ तो ये हमारा चंदा मामा जो है उसको अपने रास्ते से भटका देगा। लेकिन अगर मान लीजिए चंद्रमा जो है उस समय उसकी पोज़ीशन में नहीं है खींचने की, तो भी हम जो है अपने मिसाइल्स के आक्रमण करके और उस पर सीधा विस्फोटक डाल करके उसके पथ को हम बदल सकते हैं। इसलिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रहा सवाल ये कि पृथ्वी के आकार का ग्रह आकर कभी टकरा जाए, तो उसकी संभावना तो नगण्य है, शून्य है, अरबों-खरबों में भी एक नहीं है। ये बात अपनी जगह सही है कि यूरेनस और प्लूटो के आगे एक तरह का प्लैनेट एक्स जिसको माना जाता है। जी, जी। हालाँकि उसके अस्तित्व की अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई, सिर्फ़ इतना प्रमाण मिला है कि जो हमारे जितने भी सौर मंडल के जो ग्रह हैं, घूम रहे हैं, इनकी परिधि हमको अच्छी तरह से पता है, कितने समय, कितने बजकर, कितने मिनट, कितने सेकंड में कौन-सी जगह पर पहुँचेगा। तो उसमें जो परटर्बेशन होता है, उनकी परिधि में जो थोड़ा-सा झुकाव हो जाता है, एक विशेष दिशा में होता है, तो वैज्ञानिक ये मान के चलते हैं कि यूरेनस और प्लूटो के आगे के स्थान पर एक प्लैनेट एक्स नाम की चीज़ है, जो अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। वो इसलिए नहीं कर पाए हैं कि अभी तक हमारा ज्ञान जो है सिर्फ अपने सौरमंडल के भीतर तक ही केंद्रित है। इसके बाहर जाने के लिए हमने वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 भेजे हैं, जो कि अनंत की ओर चले जा रहे हैं। हालाँकि ये बात भी अपनी जगह सही है कि हमारी आकाश गंगाओं की, बाहर की आकाश गंगाओं से भी कुछ पिंड आते हैं। अभी कुछ साल पहले ही एक ओमुआ करके एक बहुत बड़ा पिंड आया था। हुँ, उसको तो आकार इतना लंबा था और उसकी आकार ऐसा लगता था जैसे किसी ने कोई सैटेलाइट भेजा हो और ये पता लगाने के लिए कि धरती पर क्या चल रहा है, कैसा क्या हाल है। कुछ लोगों का तो ये भी अनुमान है कि अनुमान क्या बल्कि पुष्टि की है, जापान ने जब से एक एस्टेरॉइड के ऊपर अपना यान उतारा और वहां से खुदाई करके कुछ चीजें लेकर आए, वो उसकी जब जांच की तो उसमें मैग्नीशियम, आयरन और बहुत सारे तत्व मिले, चट्टाने हैं वो।
और उसके अलावा कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ डायमंड बिखरा हुआ है, डायमंड माने हीरा। आप सोच सकते हैं कि वो सब चीज़ें यहाँ पर जो पृथ्वी पर बड़ी महंगी और गहराई है। ऐसा भी अनुमान है कि कुछ क्षुद्र ग्रहों में जब उनका ऑप्टिकल एनालिसिस किया गया, तो उसमें क्षणिक मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में सोने की भी पुत मिली है। तो ये जो है ठीक वैसे ही है जैसे हमारे सौर हुँ, मंडल के अन्य ग्रह बने हुए हैं। अब रहा सवाल ये एकजुट नहीं हो पाए, और ये भी एक मान्यता है, कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये दरअसल जैसे मंगल ग्रह था, बृहस्पति ग्रह था, ऐसा ही धरती जैसा एक ग्रह हुआ करता था। वहाँ मानवता का विकास हुआ, मानवता या किसी भी जीव का विकास हुआ। उन्होंने परमाणु शक्ति का डेवलपमेंट कर लिया, उनमें युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ, परमाणु विस्फोट हुआ, और पूरा का पूरा जो है ग्रह छिन्न-भिन्न हो गया, एस्टेरॉइड के रूप में भटक रहा है। ये एक परिकल्पना है, परिकल्पना के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर विज्ञान आगे बढ़ा करता है। हुँ। क्योंकि ये देखिएगा कि 1942 में आर्थर क्लार्क ने एक इस तरह की परिकल्पना की, एक साइंस फिक्शन लिखा था वायरलेस वर्ल्ड 1942 का, जिसमें ये कल्पना की थी कि 36,000 किलोमीटर दूर अगर धरती पर एक ग्रह रख दिया जाएगा, हुँ, तो वो हुँ। उसका 24 घंटे में वो घूमेगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उससे टेलीविजन ट्रांसमिशन हो जाएँगे। 1942 की जो एक परिकल्पना थी, वो वास्तविक निकल आई। तो ये भी एक परिकल्पना है, जी पर सर, इसकी सच्चाई कितनी है ये कहना मुश्किल है। रहा ठीक। सवाल अभी फिलहाल जिस हम क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं, एपोफिस। निश्चिंत मानिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा विज्ञान इतना समर्थ है, उस पर तीखी नज़र रखे हुए है। इसके अलावा नित्य नए जो है क्षुद्र ग्रह भी हमारी पकड़ में आ रहे हैं, और हुँ। कुछ ऐसे ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं जो दूसरी आकाश गंगाओं से चले आ रहे हैं, अंडाकार रास्ते में आ रहे हैं, कुछ धनुषाकार रास्ते में आते हैं। और उसमें से जैसे एक कॉमेट हुआ करते हैं, पुच्छल तारे हुआ करते हैं, वो तो बर्फ का ये संग्रह है जो सर उनमें। आपने पॉइंट बोला है कॉमेट, यही मेरा अगला सवाल भी था। झा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमेट भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितने ये एस्टेरॉइड्स हैं? जी हाँ, देखिए एसेंशियली दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। कुछ लोग तो एक को दूसरे के परिकल्पना भी मानते हैं, हुँ, परिरूप भी मानते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो अभी जो एक तरह की उत्सुकता आई है लोगों में कि आगे क्या होगा? तो इसमें जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया, देखिए हम लोग एस्ट्रोफिजिस्ट नहीं हैं कि हम आपको जो जो अंतरिक्ष है, जो कॉस्मोस है, जी। उसकी सारी चीज़ें बताते हैं। जी, मेरी जी। स्पेशलिटी है एरोस्पेस। तो जो लिमिटेड जो हमारी नॉलेज है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें ये एक चीज़ याद रखें कि जब भी ये चाहे उछल तारा हो, कॉमेट हो, चाहे एस्टेरॉयड हो, जब इनकी जब एक ट्रैजेक्टरी बनती है, हुँ, तो उस ट्रैजेक्टरी में किसी भी ग्रह से टकराने की संभावना हो सकती है। जी। ये बिल्कुल मतलब पॉसिबल है। लेकिन वो किस ग्रह से? नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस, या फिर डायरेक्टली जाके सन में जाके वो टकरा जाएगा और खत्म हो जाएगा। हुँ, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये सारे जो हैं एक ऑर्बिट में अपना-अपना वो चक्कर लगा रहे हैं। हुँ, तो किस दिन किस ग्रह के आस-पास से गुज़रेगा, जैसे मैंने बताया ना कि आपको जुपिटर जो है उसकी गुरुत्वाकर्षण जो है काफ़ी ज़्यादा है। उसके तरफ में खींचने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसके आस-पास में अगर अगर डिपेंड करता है कि वो जो एस्टेरॉयड है, चाहे कॉमेट है, कितना बड़ा है, हुँ, उसका जो साइज़ है, वो साइज़ और जो प्लैनेट की साइज़ है, उसके चलते जो उसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, वो हुँ, वहाँ पे खींचेगा या नहीं खींचेगा या निकल जाएगा आगे, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट चीज़ तो यही है कि अर्थ के पास में एटमॉस्फेयर है। ये हुँ, जो सुरक्षा कवच है वायुमंडल का, इसमें जैसे वो एंटर करेगा, या तो एंटर करने से पहले ही, जैसे बता रहे थे कि आज के दिन में हमारे पास में न्यूक्लियर जो परमाणु अस्त्र हैं, उससे उसको ब्लास्ट किया जा सकता है। जो कॉमेट आ रहा है या जो एस्टेरॉयड आ रहा है, उसको ब्लास्ट किया जा सकता है अगर डायरेक्टली वो अर्थ की तरफ में आ रहा है। हुँ, हुँ, और जैसे वो ब्लास्ट होगा तो फिर उसके छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएँगे। वो छोटे टुकड़े जो हैं, हुँ, जब वो वायुमंडल में एंटर करेंगे तो बिल्कुल आप एकदम ये मान के चलिए कि वो सारे जल जाएँगे, और अंत में छोटे-छोटे पुच्छल तारा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जलता हुआ आठ-किला रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। हुँ, उसका इम्पैक्ट अर्थ पे आज के दिन में चांसेस बहुत कम हैं। हुँ, और
आपने बताया इसरो एक प्रोजेक्ट लिया हुआ इनको ट्रैक करने का। बहुत पहले नासा ने कुछ ऐसी चीज़ें भेजी हुई हैं अंतरिक्ष में, जो इन चीज़ों की गति जो है उसको मूवमेंट जो है, इसको वो हमेशा ट्रैक करते हैं। याद रखिए स्पेस में हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चीन का भी अपना स्पेस स्टेशन है, आगे में हमारा भारत का होगा स्पेस स्टेशन। तो कोई भी जो चीज़ है बहुत वेलोसिटी से चलती है। हुँ। अगर 2-3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का भी अगर साइज़ का हो, तो जाके अगर वो टकराए अगर